नमस्कार, चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं आधार लाइव। आधार लाइव में आज हमारे साथ में जो शख्सियत हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि एक स्वतंत्र पत्रकार, कार्टूनिस्ट के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत की और मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का भी उनको दर्जा मिला। बाद में वे विधायक भी बने। कभी सरकार पर अपने कार्टून के जरिए कटाक्ष करने वाले घनश्याम पिरोनिया जी खुद भी सरकार बन गए। आज हमारे साथ में हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। घनश्याम जी, आपका स्वागत है आधार लाइव पर। जी जी। आपने पत्रकारिता के रूप में शुरुआत की थी और फिर आप स्वतंत्र मंत्री भी रहे और उसमें बाद में विधायक भी बने। थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो आपका सफर रहा है ये किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं मैं न तो मैंने कभी सोचा था कि राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन एक समाज सेवा का भाव मन में था और उस हेतु जब बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और संघ की शाखा में जाना प्रारंभ किया और शाखा में जाते जाते फिर मुझे पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के लिए कहा गया, तो मैं फिर प्रचारक बना संघ का। मुरार में भी विस्तारक रहा और गुना में भी मैं जिला प्रचारक रहा 95-96 तक। और उसके बाद जब मैं लौट के आया तो पूर्णकालिक लोग शादी वादी नहीं करते, लेकिन जब घर वालों ने नहीं ये कहा और शादी वादी के लिए कहा, तो अब घर कैसे चलना चाहिए एक कार्यकर्ता का, तो ये चिंता करने वाले लोग अपने संघ में, संघ परिवार में रहते हैं। तो उस समय माननीय कप्तान सिंह सोलंकी जी स्वदेश के संचालक भी थे, हमारे संघ के यहाँ के कार्यवाही थे, वो विभाग कार्यवाही थे। तो उन्होंने फिर मेरे को स्वदेश में उनको पता था कि कार्टून बनाना आते हैं, तो मुझे वहाँ एज ए कार्टूनिस्ट उन्होंने वहाँ रखा। और तब जो है माननीय माणिक चंद वाजपेयी जी, मामा जी जिनको हम सब बोलते हैं, तो मामा जी वहाँ के प्रधान संपादक थे। उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला और एक कार्यकर्ता को हर क्षेत्र में कैसे निखारा जा सकता है। अगर वो संघ के क्षेत्र में है तो वहाँ कैसे निखारना, उसको समाज के क्षेत्र में है तो वहाँ कैसे निखारना, और पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर वो काम कर रहा है तो पत्रकारिता की बारीकियाँ और उसको कैसे निखारना, ये बहुत अच्छे से वहाँ पर सीखने का और संवारने का अवसर मिला। लोकेंद्र पारासर जी भी उस समय वहाँ हमारे महानगर के संवाददाता थे। उसमें इन सब लोगों के सानिध्य में कहीं ना कहीं मेरे को जो भगवान की ईश्वरीय देन जिसको कहते हैं कला, और उस कला को और अच्छे से कैसे निखारा जाए, उसको निखार करके और मुझे अवसर मिला। फिर बाद में दैनिक भास्कर अखबार में मैं एज ए कार्टूनिस्ट वहाँ रहा। उस समय एलन शीतल जी वहाँ प्रधान संपादक थे ग्वालियर के अखबार में, वहाँ भी मुझे अवसर मिला। और फिर इस प्रकार से एक कार्टूनिस्ट का धर्म रहता है, कार्टूनिस्ट की नज़र रहती है, कम शब्दों में अधिक से अधिक बात जनमानस के बीच में पहुँचे, और जिनको हम उसको जिस पर हम कटाक्ष कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको बोलना है, लिखना है, कहना है, वो कम शब्दों में हम कैसे कह करके अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, ये कार्टून का ध्येय रहता है। और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि कार्टून से रहते हुए मुझे बड़े बड़े विषयों पर कार्टून बनाने का अवसर मिला। और कहीं ना कहीं समाज में जब वो कार्टून लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसके मन में एक हंसी भी आए, उसके मन में प्रसन्नता भी आए, लेकिन जिसके ऊपर कटाक्ष किया गया है उसके जो है उसको वो झकझोर करके रख दे, और कहीं ना कहीं उसने कोई कमी रखी है व्यवस्था में, उसको सुधारने का प्रयास करें। ये कार्टून धर्म मैंने कहीं ना कहीं निभाने का प्रयास किया। और बहुत लंबे समय तक मैंने दैनिक भास्कर, स्वदेश, और उस समय हमारे पांचजन्य जो अखबार निकलता है, उस पांचजन्य में भी मेरे कुछ कार्टून वार्टून छपे। तो ऐसा मुझे अवसर इस क्षेत्र में मिला। घनश्याम जी, आपने बताया कि ये भी एक तरह का धर्म है और इस धर्म को आप निभा रहे थे। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी का आपने कार्टून बनाया हो और उसने उस पर आपत्ति दर्ज की हो, आपको फ़ोन किया हो, अरे आपने मेरे बारे में ऐसा कार्टून क्यों बना दिया? नहीं, देखिए, वैसे तो क्या रहता था, मैंने कहा ना, जिसको झचकोरना है
वो तो तिलमिलाता था ही, कह नहीं सकता था, लेकिन सकारात्मक प्रभाव भी रहता है। उस समय जब हमारे ये गजरा राजा कॉलेज का ये था स्वर्ण जयंती समारोह और नया जो बिल्डिंग बनके तैयार हुई थी, उस समय स्वर्गीय कैलाशवासी राजमाता विजय राजे सिंधिया जी उसका उद्घाटन करने के लिए, और बहुत लंबे समय से जो लोग कहते थे कि माँ और बेटे के बीच में जो दूरियां थी, उस समय माधवराव सिंधिया जी आए थे केंद्रीय मंत्री होने के नाते। तो मैंने एक कार्टून बनाया था उसमें, और राजमाता साहब जो है एक बड़ी दिख रही थी और माधवराव जी जो है वो छोटे से स्वरूप में थे और अपनी माँ की उंगली पकड़ कर वो चल रहे थे। ऐसा मैंने एक कार्टून बनाया था, गजरा राजा कॉलेज की इसमें जा रहे हैं। तो महाराज साहब को इतना पसंद आया था कार्टून, तो वो बहुत अच्छे से छपा था और लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ और ये की कि इतने वर्षों बाद माँ बेटे एक साथ एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी हुई। एक बार मैंने ऐसे ही जब माधवराव सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री थे और 19 तारीख को यहाँ ग्वालियर में आए थे और गंगवाल साहब के यहाँ भोजन करने वो गए थे उस समय, तो मैंने एक कार्टून बनाया था उस समय। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पुत्र हुआ है, तो माधवराव सिंधिया जी दादा बन गए। तो मैंने उस समय कार्टून बनाया था, तो माधवराव सिंधिया जी के कंधे पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कंधे पर जो है ये जो वर्तमान में हमारे आर्यमन जी हैं, वो बहुत अच्छा लगा उनको, और उनके हाथ में जो है छोटे बच्चे का जो खुनखुना रहता बना करके दिया था। सिंधिया जी इतने प्रसन्न हुए और मुझसे कहा कि ये घनश्याम मुझे दे दो। तो मैंने कहा महाराज साहब ये छपेगा सवेरे, वो लिखा रहता था कैप्शन कि हमारे कार्टूनिस्ट ने ऐसे ऐसे करके इनको दिया, उन्होंने मुस्कुरा कर हस्ताक्षर कर दिए। तो मैंने कहा भी हाल दे के जाता हूँ, तो मैं उनको बढ़िया फ़ोटोकॉपी करा के बाद में मैं उनको दे करके आया। और मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि जब सिंधिया जी की दुर्घटना में और वो हमारे बीच में नहीं रहे थे, तो उन्होंने दिल्ली में अपने वहाँ निवास पर एक गैलरी बना रखी थी जो उनको जो पसंद आती थी चीज़ें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे कार्टून को भी उन्होंने वहाँ पर स्थान दिया था। तो जब उनका वो दुर्घटना में निधन हुआ था, उनकी पुरानी तस्वीरें दिखाई जा रही थी, तो उसमें जब मेरा कार्टून चला तो मुझे भी मन को बड़ा हर्ष हुआ कि इतने बड़े व्यक्ति ने मेरा भी कार्टून वहाँ सहेज करके रखा था। तो ये कार्टूनिंग की जो पद्धति है, विधा है, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन चरित्र को भी और हमारे व्यक्तित्व को भी निखारने का, संवारने का, और हमारे अंदर कुछ कमियां हैं उसको हम कैसे दूर करके कैसे जो समाज हमें अपेक्षा करता है उसमें हम कैसे पूर्ति करें, कहीं ना कहीं उसका एक माध्यम भी है। अभी मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि आपने बताया कि आपने राजमाता सिंधिया जी के लिए, माधवराव सिंधिया जी के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए आपने कार्टून का जिक्र किया। सिंधिया जी अब तो खैर आपकी पार्टी में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में, और लेकिन आप जिस संगठन से जुड़े रहे हैं, आरएसएस से और भारतीय जनता पार्टी से, और आप जिस अखबारों से भी जुड़े रहे हैं, चाहे वो पांचजन्य का आपने नाम लिया, चाहे स्वदेश का नाम लिया, ये कहीं ना कहीं सिंधिया जी दूसरी पार्टी में थे उस समय, और आप जो कार्टून बनाते थे वो सिंधिया जी के लिए कुछ इस तरह के बनाते थे जिससे आपने बताया कि वो आपकी तारीफ करते थे। तो आपकी खुद की पार्टी के लोग कभी कहते थे नहीं कि मतलब आप तो सिंधिया जी की तारीफ कर रहे हैं या उनको अच्छा दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए मैंने देखा हमेशा, जब मैं हमेशा कार्टून बना करके जो बड़े कार्यक्रम सभा होते थे उसी में जाता था और मंच पे जाके ही वहाँ मैं उनसे साइन कराता था। और एक ऐसा समय आता था, रहता था कि वो देख करके मुझे मुस्कुरा जाते थे, घनश्याम कुछ कुछ बना करके लेके आया है। ऐसा नहीं केवल सिंधिया जी के लिए ही हो, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी ग्वालियर आए थे, वित्त मंत्री थे, या अशोक वो गृह मंत्री उस समय केंद्रीय चौहान जी थे, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। व्यवस्थाओं पर कटाक्ष किया जाता है कार्टून के माध्यम से, और व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी केंद्र में तब कांग्रेस की थी। उसमें हम कैसे उनको सही करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए मुझे उनके बीच में जाने का अवसर मिलता था। ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार थी तो उसके कटाक्ष नहीं करे जाते होंगे, जो धर्म रहता है उसको निभाने का काम किया गया है। और यही हमें संघ के लोगों ने भी सिखाया है कि अगर हमारे लोग भी गड़बड़ करते हैं तो उनको भी हमको आईना दिखाना चाहिए हमेशा। बहुत अच्छी बात आपने बताई। धनश्याम जी, एक बात बताएंगे कि मतलब कार्टूनिस्ट के रूप में एक कार्टून तैयार करने में लगभग कितनी मेहनत लगती है? क्योंकि पहले तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आता होगा, जैसे हम पत्रकार पहले उसका टाइटल लिखते हैं, उसका खबर का वो बनाते हैं कि किस तरह से खबर लिखनी है। आजकल तो वीडियो खबरें ज़्यादा चल रही हैं,
लेकिन एक कार्टून के रूप में अपनी खबर बना देना या एक बात कह देना, ये कितना चैलेंजिंग भरा काम रहता है। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने। क्या होता है कि जो हमारे संपादक रहते हैं और संपादक होने के नाते उन्होंने कहा कि फलानी खबर अच्छी लग रही है, अब इस पर कार्टून बनाना है, और ये सब कितना समय मिलता था उसके लिए? ये सब घंटा 2 घंटे में ही होता था, क्योंकि खबर बनना भी है और खबर के पीछे कार्टून छपना भी है। तो खबर पढ़ना अपने को, और खबर पढ़ के क्या विषय है और विषय में किसकी पर कटाक्ष करना है, उसमें क्या संदेश देना है, और उसमें ये नहीं कि बहुत बड़ी अपने को लिखना है, लिखना भी नहीं है, कम शब्दों में 2-4 चित्रों के माध्यम से। हाँ, जैसे एक घटना हुई थी, कांग्रेस की एक रैली थी डबरा में उस समय, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम था कांग्रेस का, और उन्होंने कहा था कांग्रेस का कार्यक्रम और अवसर था महात्मा गांधी जी की जयंती पर। लेकिन वहाँ देखा कि बाद में वहाँ बड़ा भारी उद्यम हुआ, लठ चल गए, वहाँ पे कांग्रेसी लोग आपस में लड़ बैठे या जो भी कुछ हुआ हो। तो मैंने उसमें कार्टून बनाया था कि महात्मा गांधी जी की जयंती में सब कार्यक्रम हो रहा है, तो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता है, वो गांधी जी के सामने खड़े होकर निवेदन कर रहा है, बापू मैं आपका डंडा ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौटा के देता हूँ। बहुत खूब। तो ये जो दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आते थे, ये कैसे आ जाते थे? नहीं देखिए, ये तो सब गॉड गिफ्टेड रहता है साहब, ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति रहती है, भगवान का आशीर्वाद रहता है। जितने भी कला साधक होंगे या कलाकार होंगे, कहीं ना कहीं इनको ये सब कला तो देती है, उसको निखारने का काम अपन लोग करते हैं। जैसे कोई गायक कलाकार होगा तो गाना उसको आएगा, उसमें निखार आए, ये उसके साथ में जो गुरु हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, वो प्रेरणा देने वाले उसको निखार। लेकिन अगर हम किसी भी क्षेत्र में माहिर हैं तो माहिर होने की क्षमता हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ति जिसने हमको दी है। चलो, ये शक्ति तो ईश्वर ने दी है, लेकिन किसी से आपने सीखा भी था या स्वयं बनाने लगे थे? नहीं, मैंने ये जो है मुझे चित्रकारी या कार्टूनिंग, ये मैंने स्वयं से ही, मुझे कोई गुरु नहीं था आपका? गुरु नहीं था। मैं जब छोटा था तो वहाँ आजकल तो यूट्यूब चल गया है, यूट्यूब गुरु बन गया है, तब तो यूट्यूब भी नहीं था। नहीं था, लेकिन मैंने देखा, मुझे प्रेरणा मिली कि मैं जब स्कूल से पढ़ के आता था उस समय ये पेंसिल वेंसिल नहीं होते थे, तो वो बत्ती और स्लेट रहती थी। तो मैं एक हाथ की बनी हुई तस्वीर थी काली माता की, तो उसको देख के आता था और मैं सोचता अपन ही बना सकते हैं ऐसे। फिर घर पे आके उसको ज़मीन पर ही बनाते थे, तो मैंने देखा बनाते काली माता का स्वरूप सोच के थे, लेकिन बन जाते थे हनुमान जी थे नीचे, और घर वाले डांटते थे। इसका मतलब हनुमान जी की कृपा है आप पर? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान जी महाराज की कृपा है। और देखिए, अपने को गर्व करना चाहिए कि जो कला हमने सीखने का प्रयास किया, हनुमान जी महाराज बने, और हनुमान जी महाराज के कारण हमने को एक कला ध्यान में आई, वही कला हमारी रोजी रोटी का साधन बना, उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं एक पहचान हुई। और बिल्कुल इसमें अपने को ध्यान रखना। कुछ रिस्क लगता था जब आपने शुरुआत की थी कि मतलब कार्टूनिस्ट के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करना कितना चैलेंजिंग भरा रहेगा, क्या मैं इससे अपना घर चला पाऊंगा? परिवार के लोगों का कुछ दबाव था कि यार ये क्या करने लगे? बिल्कुल, ये तो सही बात है। देखिए, उस समय का और अभी से 25-30 साल पहले का अपन घटनाक्रम देखें तो हमारी तनख्वाह क्या 1200 रुपये होगी उस समय। भास्कर में बहुत कम मिलती थी, लेकिन एक सम्मान रहता था, सम्मान बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता था। और दूसरा, हर जगह देखिए साहब कंपटीशन तो रहता ही था। हमारे आजकल के हमारे जो सहारा समय में रहे और वर्तमान में बहुत बड़े पत्रकार हैं मनोज शर्मा मनु, वो भी हमारे साथ दैनिक भास्कर में एज ए कार्टूनिस्ट थे। हम दोनों में बड़ा कंपटीशन का भाव रहता था, लेकिन आज भी वो बहुत बड़े स्थान पर हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और ऊंचे स्थान पर पहुँचें। मिस करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन होता था, कार्टून भी ज़बरदस्त आया करते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि पत्रकारिता में कार्टूनिस्ट की भूमिका कुछ कम हो गई है, कार्टून कुछ कम आते हैं अब। हाँ, लेकिन ये विधा रहना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अखबार का या पत्रकारिता जगत का एक बहुत अभिन्न अंग है। इस विधा को प्रारंभ रखना। मैं भी है ना, उसके बाद में मैंने अनेक ग्वालियर के स्कूलों में मैंने स्वयं, अभी जो वर्तमान में ये अपनी CBSE शिक्षा पद्धति है, उसमें जो हमारे बच्चों को हम उनका कैसे अन्य अन्य क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं, उसमें कार्टूनिंग भी एक विधा जोड़ी है। तो मैं यहाँ अपने ग्वालियर के लिटिल एंजल्स स्कूल में या ग्वालियर ग्लोरी में या वेंडी में अनेक स्कूलों में मैं गया, बुलाते तो मैं जाता हूँ। और मेरा मन में ये भाव रहता है कि ये जो कला है और उन बच्चों के अंदर अगर योग्यता है, उनको ऐसे बहुत सारे बच्चे में देखें बहुत अच्छा बनाते हैं वो लोग। राज्य मंत्री बन गए, विधायक भी बन गए, अभी भी कई बार कार्टून घर में बना देते हैं। हाँ बिल्कुल, बनाना भी चाहिए।
ये तो हमारे को भगवान ने जब ईश्वरी गुण दिया है उसको बना के रखना चाहिए और बनाना भी चाहिए। अभी तक अगर जिक्र करूं तो लगभग कितनी आप कार्टून बना चुके होंगे, चित्र छायाचित्र जो हैं, और कितने ऐसे कार्टून हैं जो कुछ आप नाम बताना चाहें, बड़े बड़े कुछ ऐसे लोग जिनके आपने कार्टून बनाए हो? नहीं देखिए, मैंने कहा ना बहुत सारे नाम मैंने अभी बताए, लेकिन जैसे आडवाणी जी आए थे उनका भी मैंने बहुत अच्छा कार्टून बनाया था। लेकिन मेरी मन ये रहता था कि जिसको हम कार्टून दिखा रहे हैं उसके उस पर साइन जरूर होना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि मैंने उनका बनाया। और आज जिस पार्टी में है आप, उसके सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका बनाया है कार्टून? नरेंद्र मोदी जी का तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे और मुझे सौभाग्य रहा कि मेरी जो कार्टून की किताब छपी थी उसका शीर्षक था कार्टून घनश्याम के, उसका विमोचन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक पत्रकारिता के श्रेणी से निकले हुए। तो बाकी में ग्वालियर की बहुत बड़ी शान थे और अभी भी है, मतलब उनका तो नाम हमेशा ग्वालियर में रहेगा। और घनश्याम जी की भी अपनी अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन फिर से पूछना चाहूँगा, क्या मन में इस तरह की भावना है? आपने कहा कि हर किसी के साइन जरूर लेता हूँ मैं, कि मैं मोदी जी का भी कार्टून बनाऊँ, मोदी जी का भी साइन लूँ। जी बिल्कुल। अब तो मुझे माननीय मोदी जी से मिलने का बहुत अवसर मिले, कई बार अवसर मिले, और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि जब पहली बार मुझे पार्टी की ओर से उनकी अगवानी करने का अवसर दिया गया था तो हवाई अड्डे पे हम लोग थे, 5-6 लोग थे केवल, और उसमें ध्यानंद सिंह मावा जी थे, राज चड्डा जी थे, मैं था। और तो जब मैंने उनके पैर छूने के लिए झुका तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, घनश्याम के साथ झुकना नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप वरिष्ठ हैं उम्र में इसलिए, लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया कि कभी के साथ झुकना नहीं। ये बहुत मुझे अच्छा लगा और वो भी उनके अंदर ये भाव रहता है। नरेंद्र मोदी जी का हम जो व्यक्तित्व देखते हैं, उनका भी जो व्यक्तित्व यही हमें संदेश देता है कि अपनी योग्यता, अपनी कर्मठता, अपनी ईमानदारी, और कहीं ना कहीं हम इसको आगे लेकर के हम, मतलब नहीं तो आजकल की जो परंपरा रह गई ना कि कैसे नेतागिरी में आगे बढ़ना है, ये संदेश उन्होंने दिया था कि झुक के नेतागिरी नहीं। घनश्याम जी, एक पत्रकार के रूप में आपने अच्छी पहचान छोड़ी, कार्टून के रूप में बहुत अच्छी पहचान छोड़ी, शहर के अंदर आपका एक नाम भी हुआ, फिर राजनीति में आगमन आपका कैसे हुआ? इस पे कुछ थोड़ा सा प्रकाश। नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि पत्रकारिता के साथ साथ में मैं हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहा, क्योंकि भाव शुरू से कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ता के नाते, और भाव हमेशा ये रहा कि मन को समाज सेवा में रहना है। तो मैं दैनिक भास्कर में भी था या स्वदेश में भी था, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहता था। और उस समय में प्रेस तो ऐसे रोक देती है कि नहीं साहब, पार्टी से जुड़े हो तो प्रेस में काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हुआ? हमें वही तो मैं निवेदन करता हूँ। देखो साहब, आदमी जो बढ़ता है, आदमी जिस मुकाम पर पहुँचता है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है, बहुत सारे लोगों का सहयोग रहता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, नहीं तो 1200 रुपये की नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी विधायक नहीं बन सकता है। लेकिन आगे बढ़ाने में बहुत सारे लोगों का उसमें रोल रहा। बहुत सारे ऐसे मित्र, कुछ ऐसे परिवार के लोग जिनका जिक्र करना चाहें? मैं वही तो कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग छापते थे, नहीं तो लोग छापते का विज्ञापन दे करके, लेकिन भरपूर लोगों ने छापा साहब, नाम किया। और आप देखेंगे कि दैनिक भास्कर में भी लोगों को पता था, स्वदेश में भी पता था, लेकिन कोई रोकता नहीं था। लेकिन अन्य किसी को वो रोकते हैं, आपने सही कहा, रोकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या सबकी एक सहानुभूति मेरे प्रति रहती थी कि ये अब उस समय जो है, मैं जैसे भास्कर में, दैनिक भास्कर में उस समय काम करते थे, तो वो शर्ट और वो पहन के आना चाहिए, इन करके आना चाहिए अंदर, तो मैं ऐसे ही जाता था कुर्ता पहन के और पैंट पहन के। तो उस समय हमारे खांडेकर जी जो है वर्तमान में बहुत बड़े ये है भास्कर ग्रुप के, तो उन्होंने पूछा रही ये अपने अंदर नेता कौन घूम रहा है यहाँ पे? तो उन्होंने कहा नहीं नेता नहीं साहब, मैं कार्टूनिस्ट हुए काम करता है। तो इसको ये ऐसे क्यों आता है कुर्ता वुर्ता पहन के? साहब शुरू से ही आता है। तो उन्होंने भी मेरी सहानुभूति प्रकट करी, कहता किसी ने नहीं रोका और हमेशा लोगों ने प्रोत्साहन दिया। मतलब आप जिस रूप में जाते थे उस रूप में आपको स्वीकार किया? मैं तो हमारे आदरणीय रमेश अग्रवाल जी को भी, जो हमारे उस समय दैनिक भास्कर के मालिक थे, उनका भी मैं उनके भी श्री चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि जब मेरा नाम चला टिकट के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी, कि हमारा भास्कर का कर्मचारी है उसका नाम होना चाहिए, तो उन्होंने भी नाम आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे विष्णु जी गर्ग जो हमारे हैं, उनके जो साले साहब थे,
मुझे सबने आगे बढ़ाने का काम किया, तो मैं तो हमेशा हृदय से आभारी हूँ। ये एक व्यक्ति जब को नेता बनने जा रहे थे तो आपने बताया कि आपके जो साथ के लोग थे वो सपोर्ट कर रहे थे, सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे। परिवार के लोगों ने कहीं रोकने की कोशिश की? क्योंकि परिवार के लोग भी ज़्यादातर राजनीति में जाने से बच्चों को रोकते हैं। क्या है, मैं गरीब परिवार से हूँ, पिताजी हमारे शिक्षक थे और शिक्षक होने के नाते बड़े एक सीधे स्वभाव के वो थे। उनको वो हमेशा कहते थे कि राजनीति माने किस प्रकार का उनको लगता था, क्योंकि जब वो चुनाव कराने जाते थे वो अनुभव सुनाते हैं कि घनश्याम का भी हम चुनाव कराने जाते थे पंचायतों के, इसके उसके, तो उस समय बड़ा भारी लड़ने लोग खड़े हो जाते थे, मतलब गोली चलने की संभावना रहती थी, ये जो बूथ कैप्चरिंग जैसी रहती, तो हम लोग बड़ा डर के रहते थे। और हमारा बेटा राजनीति में जा रहा है, तो उनके मन में ये भाव रहता था और उनको लगता नहीं था कि कभी ये विधायक बनेगा, ये बनेगा। लेकिन उन लोगों के आशीर्वाद है, उनके सत्कर्म है कि अपन जैसे उनसे संस्कार लेकर के यहाँ आए, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनका नाम रोशन करने का प्रयास किया। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति बिना पैसों के नहीं हो सकती, है ना। बहुत सारे युवा आपको देख करके कहीं ना कहीं तो प्रेरणा लेते होंगे कि जब घनश्याम जी विधायक बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। क्या कारण है कि घनश्याम जी के मन में ये विचार नहीं आया कि बिना पैसों की राजनीति नहीं हो सकती? ये बिल्कुल सही बात है। वर्तमान का जो कल्चर है उसमें लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप निष्ठा से लगे रहें। पार्टी के प्रति, आपके विचार के प्रति, आपका जो संकल्प है उसके प्रति आप अगर ईमानदारी से लगे रहोगे तो ये सब चीज़ें आड़े नहीं आती। मैंने कहा ना कि मेरे को तो 1200 रुपये तनख्वाह मिलती थी, और जब मैं चुनाव लड़ने गया था भांडेर से तो मेरे पे केवल 35,000 रुपये थे। अब आप सोचो, एक कार्यकर्ता को खड़ा करने में, कार्यकर्ता को गठन करने में, कार्यकर्ता को बढ़ाने में पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहता है, और फिर अपन लोग पार्टी छोड़ के भग जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। अरे हमारी अपनी औकात देखो ना, हमारी औकात क्या है? हमारी औकात केवल पार्टी के कारण है। पार्टी के बिना किसी की कोई औकात नहीं रहती है। लोग चंद इसमें आकर के पार्टियां बदल देते हैं, छोड़ देते हैं, निष्ठाएं बदल देते हैं। नहीं, आज हम यहाँ पर खड़े हैं, जो हमारी पहचान है, हमें यहाँ तक पहुँचाया है पार्टी ने पहुँचाया। पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता लग के एक व्यक्ति को नेता बनाते हैं, और केवल अपन अपना कॉलर ऊंचा करते हो, साहब मैं बड़ा हूँ, ये हूँ, ये ठीक नहीं है, ये परंपरा। घनश्याम जी, आप जो बात कह रहे हैं, अगर मैं इशारा अगर समझूं तो क्या ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो बीजेपी में आ रहे हैं छोड़ करके? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो वर्तमान में लोग इसलिए आ रहे हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। अभी सुरेश पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में आने से वो कांग्रेस में थे, बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के वो। लेकिन उन्होंने बयान क्या दिया? उन्होंने ये कहा कि जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राम का अपमान किया, राम के कार्यक्रम का तिरस्कार किया, उन्होंने आमंत्रण पत्र का तिरस्कार किया। ऐसे आहत होकर के अनेक लोग, जिनके मन में देश, सनातन संस्कृति और समाज के प्रति जो भाव है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस से आहत होकर के, उनकी परंपराओं से आहत होकर के, तुष्टीकरण की नीति हो या जो भी कारण रहे हों, इस कारण आ रहे हैं। ऐसे नहीं आ रहे कि जैसे मैंने आपको बयान किया। तो ऐसे लोगों का स्वागत भारतीय जनता पार्टी में है, और इन सबको लगता है कि प्रधानमंत्री सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से कितनी राजनीतिक दिशा बदली है, खास करके ग्वालियर चंबल संभाग की? बिल्कुल, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने से भारतीय जनता पार्टी में चार चांद लगने का प्रयास हुआ है, और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को और पोषित पल्लवित करने की आवश्यकता थी। मैं तो कहना पुराना परिवार ही उनका है। राजमाता साहब जब भारतीय जनता पार्टी को इतनी ऊंचाइयों पर ले गई हैं, तो उनके परिवार के हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उसी काम में आगे लगे हुए हैं। आपने कहा उनके आने से चार चांद लगे हैं, लेकिन उनके आने का एक खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ा कि मतलब मैं अगर जिक्र करना चाहूँ और थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूँ इस बारे में कि 2013 में भांडेर से घनश्याम जी विधायक चुन करके गए। 5 साल तक विधायक रहे, उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर एक अच्छी पकड़ बनाई, और उसके बाद जब 2018 में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी कई जगह पर क्या होता है, अपने प्रत्याशियों को चेंज कर देती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की या कार्यकर्ताओं की एक सबसे अच्छी बात जो मुझे नज़र आती है
कि वो अपनी पार्टी के साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे उनको टिकट मिले तब भी, चाहे टिकट नहीं मिले तब भी। घनश्याम जी भी अपने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे और 2018 में उन्होंने अपना प्रस्ताव तो रखा, अपनी बात तो रखी, लेकिन और अंतिम समय तक रखते रहे। लेकिन जब रक्षा सिरोनिया जो जो वहाँ से कांग्रेस से जीती, ठीक है, उसके बाद जब सिंधिया जी भाजपा में आए तो उसके बाद रक्षा सिरोनिया जी चूँकि भाजपा में आई थी, अपना सीट उन्होंने खाली की थी, फिर से उनको टिकट दिया भाजपा ने। लेकिन घनश्याम जी लगातार अपने लिए संपर्क बनाते रहे, लोगों से मिलते रहे, कभी मना नहीं किया। बीच में एक अवसर ऐसा भी आया कि मतलब रक्षा सिरोनिया जी होती ही नहीं, जब 2018 में यदि आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती, आपने मांगा था, नहीं मिला, आपकी पार्टी ने दूसरा प्रत्याशी दिया और परिणाम ये हुआ कि आपकी सीट भारतीय जनता पार्टी की चली गई। हालांकि रक्षा सिरोनिया बाद में भाजपा में आ गई। रक्षा सिरोनिया जी को टिकट देना फिर मजबूरी थी भाजपा की, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी, लेकिन आपने तब भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी। तो अब चुनाव हुआ जब 2023 में, और जो फूल सिंह बरैया जी थे वहाँ से वो विजयी हुए, आपको नहीं लगता कि ये जो चुनाव आप हारे हैं इसका कारण ये रहा कि बीच में गैप हो गया? मतलब अगर लगातार आपको टिकट मिलता और आप शायद है ना, मतलब इस बार भी जीत जाते। आपको नहीं लगता ये कारण ये भी है? नहीं, देखिए, जैसे सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आई तो हमारी जो अनुशासन रहता है पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हम सबका धर्म था कि जो भी पार्टी ने निर्णय किया है उसका हम अनुशासन से पालन करें, और एक कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोगों ने पालन किया। फिर जो है चुनाव के बाद में, देखिए, बात रखना सबका रहता है, टिकट मांगना सबका अधिकार रहता है कार्यकर्ता का, तो मैंने भी टिकट मांगा था। लेकिन जब ये तय था कि उन्हीं को टिकट मिलना है, हम सब लोगों ने प्रयास किया और काम भी किया, और मुझे अच्छे से उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के शब्द मेरे इसमें हैं। उन्होंने कहा, घनश्याम जी आप चिंता नहीं करो, हम आपका संरक्षण करेंगे, और संरक्षण करते हुए मैंने उनके कहने पर काम भी किया। रक्षा सिरोनिया जी वहाँ से जीती, भले ही कम अंतर से जीती, लेकिन बाद में सिंधिया जी ने अपना वादा निभाया, और अभी 23 के चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने मेरा संरक्षण किया, और टिकट दिलाने में भी उन्होंने मेरे को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और मुझे 23 में वहाँ से प्रत्याशी बना। लेकिन ठीक है, कुछ हवा दतिया जिले की इस बार ख़राब थी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी भी रह गए, मैं भी रह गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम पिछली बार 36,000 वोटों में विधायक बने थे, इस बार हमें 54,000 वोट मिले। जनता का आशीर्वाद बिल्कुल मिला है, इसमें दो राय नहीं है। अब कमियां कहाँ रह गई, क्या रह गई, ये तो पार्टी आकलन करती है, और हम उससे और अच्छा क्या कर सकते हैं और अच्छे से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, विधायक सब लोग करेंगे। विधायक के रूप में यदि कुछ आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि भांडेर के लिए अपनी कुछ उपलब्धि आप बताना चाहें, कि ऐसा कोई काम जो आपने किया हो जो हमेशा याद रहे कि भांडेर की जनता को कि ये घनश्याम पेरोनी जी करके गए। देखिए, जब मैं चुनाव लड़ने गया था भांडेर में, तो एक सिंहपुरा तेणौत पुल का मांग थी, तो उसके कारण 35 गांव वहाँ पे इंदरगढ़ से घूम के जाते थे नदी के कारण, तो उन्होंने सबकी मांग थी ये पुल बनना चाहिए, तो मैंने वो सिंहपुरा तेणौत पुल बनाया। 18 करोड़ रुपए की लागत से लगभग बना था। वहाँ पर बिजली घर नहीं था भांडेर में, तो बिजली घर का भी हमने शुभारम्भ किया, और उस समय पारस जैन अपने ऊर्जा मंत्री थे, वो आए थे, उसका वो किया था उद्घाटन। आज वहाँ भरपूर बिजली का व्यवस्था है, और 1-1 करोड़ रुपए के सालोन बी में और पंडोखर में भी हम लोगों ने ट्रांसफार्मर रखवा करके बिजली की आपूर्ति पूरा करने का काम किया। इसके अलावा वहाँ ITI कॉलेज नहीं था, तो ITI कॉलेज भी हमने वहाँ पर भव्य बिल्डिंग के साथ में उसका वहाँ पर प्रारंभ किया, और एक वहाँ मिट्टी प्रशिक्षण केंद्र नहीं था, वो भी बनाया। मैंने मेरे विधायक रहते हुए हर बड़े गांव में 1-1 करोड़ रुपए की लागत से जो हम शिक्षा का मंदिर जिनको कहते हैं, ऐसे स्कूल वहाँ पर बनाए। लगभग 12-1 स्कूल ऐसे बने हैं। प्रत्येक पंचायत को पीने का पानी, शादी विवाह उत्सव या अन्य प्रकार की त्रयोदशी या गांव की आवश्यकता है, प्रत्येक पंचायत में पानी के टैंकर देने का काम, और सोलर ऊर्जा के माध्यम से ऐसे स्थानों पर चौपालों पर लाइट लगे उसकी व्यवस्था। और उसके बाद में कभी भांडर महोत्सव नहीं होता था, वहाँ उन्नाव महोत्सव नहीं होता था, तो संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से हमने वहाँ हमारी संस्कृति और संस्कारों को अक्षुण्ण रखा जाए, इसलिए वहाँ पर भांडर महोत्सव उन्नाव महोत्सव भी वहाँ प्रारंभ किए। आप कभी दतिया से भांडर जाएंगे या चिरगांव से लेकर के आप लाहार रोड तक जाएंगे, पहले आपको रोड कैसा दिखता था,
लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरे कार्यकाल में ऐसे सड़कें बनी हैं कि आज आपके पेट का पानी नहीं लेगा। तो पूरे भांडेर में सड़कों का जाल बिछाने की व्यवस्था हो, ये भी हम सब लोगों ने करी है। और जो उन्नाव नगरी है, धार्मिक क्षेत्र है, वहाँ पर 50 लाख रुपए की लागत से उसका जीर्णोद्धार और कामत से लेकर के एक स्थान है वहाँ से उन्नाव तक, जो एक ठंडे से सीसी से बनने वाला अत्याधुनिक प्रकार का रोड था, वो 12 करोड़ रुपए की लागत से बना था। माया सिंह जी हमारी प्रभारी मंत्री थी, वो बनाया। तो इतने सारे विकास के काम हुए, इसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। मैंने बहुत थोड़े काम बताने का प्रयास किया। इतने सारे विकास के काम आपने किए। अब चूंकि आप विधायक नहीं हैं, लेकिन भविष्य में यदि फिर से आपको पार्टी मौका देती है और भांडेर का प्रतिनिधित्व करने का फिर से आपको मौका मिलता है, तो कुछ ऐसा है दिमाग में जो बताना चाहेंगे भांडेर के लिए कि ये मेरा रह गया था काम, इसको मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं फिर से आना चाहता हूँ? नहीं, देखिए, मैं भांडेर की जनता का हमेशा ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मुझे, क्योंकि लोग तो क्या होता है मोहल्ले में रह के ही चुनाव नहीं जीत पाते हैं पार्षद का, लेकिन ग्वालियर से जाके वहाँ 100 किलोमीटर दूर जा कर के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, विधायक बनाया, और मैं उनकी हमेशा अपेक्षा में खरा उतरा। उनके सुख दुख में, अच्छे बुरे में, बड़े गिरे में मैं हमेशा साथ खड़ा रहा। कभी मुझे उन्होंने ये महसूस ही नहीं होने दिया भांडेर की जनता ने कि मैं उनके परिवार से दूर हूँ। ऐसा लगता परिवार का ही व्यक्ति हूँ, और फिर जो जब चाहता था फ़ोन करता था, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता था। और यही परिणाम है कि आज वहाँ अपने को 54-55 हज़ार वोट मिले। थोड़ी सी कसर रहेगी, न जीत जाते, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मन में काम थे, जैसे मैंने ITI कॉलेज का उदाहरण दिया और अन्य प्रकार से और बताना चाह नहीं, वो हमारे इसमें मन में थे, लेकिन ठीक है, समय पार्टी देगी और पार्टी समय देती ही है। काम पूरे करें। हाँ, लेकिन क्या हुआ असल में कि वहाँ कुछ भ्रांतियाँ पैदा की गई, भ्रांतियाँ फैला करके, और जनमानस को जिस प्रकार से बरगला करके वोट लेने का काम कांग्रेस करती है, झूठे आश्वासन दे करके, उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सफल रहे हैं। लेकिन आज आप देखेंगे वर्तमान में कि वो जो वर्तमान के हमारे वहाँ के प्रतिनिधि बने हैं, उनका किस प्रकार का माहौल है, जनमानस अब उनको कैसे क्या भीतर दर्द का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, ये सब पार्टी आकलन करती है, पार्टी आकलन करेगी क्या हुआ, लेकिन जनता का हमेशा सहयोग रहा आपने। हमेशा सहयोग रहा। अच्छा, जनता का तो सहयोग रहा, नेताओं का भी सहयोग होता है, और पार्टियों में कहते हैं कि कोई ना कोई एक गॉड फादर तो होता ही है। तो आपको थोड़ा नरेंद्र सिंह तोमर जी का करीबी समझा जाता है, कितना सच्चाई है इस बात में कि नरेंद्र सिंह तोमर जी का आपका ऊपर हाथ है? नहीं, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे जो सब प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मुझे मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य बना के राज्य मंत्री का दर्जा दिया। उन्होंने हमेशा चिंता की, और उनके अध्यक्ष काल में ही मुझे और भांडेर से टिकट मिला। कार्यकर्ता की, मैंने कहा ना, कार्यकर्ता की चिंता करना ये नेता का धर्म रहता है, और किसको कब कहाँ आगे बढ़ाना है ये नरेंद्र सिंह जी को बहुत अच्छे से आता है, और इसलिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा कि उनका आशीर्वाद जैसा बना है आगे भी बना रहेगा। अभी भी वर्तमान में आप देखेंगे तो मुझे मध्य प्रदेश सरकार में माननीय शिवराज सिंह जी ने और मध्य प्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था, और चुनाव के चलते शिथिल कर दिए जाते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है पार्टी में भी, जैसे मुझे वर्तमान में प्रदेश का उपाध्यक्ष बना रखा है भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे में। मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक कार्यकर्ता होने के नाते जो जो अपेक्षाएं पार्टी करती है उसको मैं हमेशा पूरा करता हूं, चाहे वो मंत्री का दर्जा दे के करें, विधायक बना के करें। लेकिन लक्ष्य मेरा हमेशा ये रहता है कि हम जो भी बनते हैं उसके माध्यम से मैं जिस समाज में हूँ, जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, अनुसूचित जाति वर्ग में आने वाली हमारी जो धानोक बरार वंशकार समाज है, उसको हम कैसे अधिक से अधिक सरकार के लाभ दिला सके उनके लोगों को, और हमारी समाज कैसे सरकार में इन्वॉल्व हो, कैसे पार्टी में उसका सहयोग मिले, ये हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात चल रही है। नरेंद्र सिंह, ऐसा चर्चाओं में है, भी चुनाव का माहौल है, आपको पता है, लोकसभा के चुनाव चल ही रहे हैं, आप भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के 3 प्रत्याशी इस समय ग्वालियर चंबल संभाग में हैं, भारत सिंह कुशवाहा, शिवनारायण तोमर जी और संध्या राय जी, और वो तीनों ही अगर जीतते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर का इस क्षेत्र में दबदबा रहेगा। इसको लेकर के सिंधिया खेमा जो है, मतलब क्योंकि खेमेबाजियाँ तो हर जगह चलती हैं, कांग्रेस में भी चलती हैं, बीजेपी में भी चलती हैं, सिंधिया खेमा जो है
उनका कितना सपोर्ट मिल पाएगा? क्या वो खुले दिल से सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी के इन समर्थकों को जिताने के लिए अपना योगदान देंगे, आपको लगता है? देखिए, ये तो सगुफेबाजी है, खेमेबाजी, ये सगुफेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ ना होता है, ना चलता है। सिंधिया जी भी अब भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी भी भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी नेता हैं। ये तो किंवदंतियाँ पैदा कर देते हैं लोग कि साहब उनका खेमा, इसका खेमा। भाजपा में किसी का कोई खेमा नहीं है। और सिंधिया जी भी या नरेंद्र सिंह जी भी सबके प्रत्याशी हैं, कोई किसी का प्रत्याशी ऐसा नहीं, सबके सब प्रत्याशी, सब ग्वालियर में प्रवीण पाठक और भारत सिंह कुशवाहा, दोनों प्रत्याशियों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत सिंह कुशवाहा जी मंत्री भी रहे, अभी एक समाज विशेष का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। प्रवीण पाठक जी का भी कार्यकाल लोगों ने देखा है, भारत सिंह जी का भी देखा है। और कुल मिलाकर के वर्तमान में जो देश भर में जिस प्रकार का वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रही थी, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन देश भर में हुए हैं, जनता उसका आकलन कर रही है। हमारे यहाँ पर तो प्रत्याशी फूल रहता है और कमल के फूल पर मोहर लगे, इस हेतु हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं। और हम जनमानस के बीच में यही निवेदन करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया, और ये जो कहा है वो मोदी की गारंटी है। और इसलिए मोदी ने जो जो गारंटियाँ ली हैं और उन्होंने अपने बयान में जो कहा है कि मैं तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो 100 दिन का जो कार्यकाल है, 100 दिन की जो उन्होंने अपना रोड मैप बनाया है, 100 दिन का जो उन्होंने अपना एक विज़न बनाया है, आप देखें उसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कह रहे कि दोनों प्रत्याशियों में कौन बेहतर है। फिर भी मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि प्रत्याशी महत्वपूर्ण है या मोदी जी का चेहरा? किसको देख करके आदमी वोट करेगा, मोदी जी को या भारत सिंह कुशवाहा जी को? देखिए, मैंने कहा ना कि चुनाव जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। नगर पालिका का, नगर निगम का, नगर पंचायत का, जिला पंचायत का, ये इसके विषय अलग रहते हैं। विधानसभा के विषय अलग रहते हैं। और केंद्र के जब चुनाव होते हैं तो केंद्र के चुनाव के विषय अलग रहते हैं। और इसलिए केंद्र के चुनाव में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं। हमने अगर ये कहा उस समय कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज आप देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। हम लोग उस समय कहते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज 370 धारा समाप्त करके केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की एकता और अखंडता का जो नारा था उसको बुलंद करने का प्रयास किया है। आज आप देखेंगे केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की है तो सड़कों का कैसे जाल बिछ रहा है। आज आप देखेंगे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो 50 करोड़ ऐसी आबादी को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का प्रयास किया है। ऐसे लोगों को जो हमारी पार्टी कहती है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण हमको करना है, तो आप देखेंगे शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित समाज को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। इन्हीं सारे विषयों को लेकर के हम जाएंगे और आप देखेंगे मोदी जी ने सीटें जीतेंगे। नहीं, हमारा लक्ष्य हमारा लक्ष्य ये है कि प्रत्येक बूथ पर हमको 370 जो हमने धारा हटाई है उसको हमें जोड़ करके, और 400 पार। हाँ, नहीं सुनो, 370 तो करना ही है, लेकिन एनडीए हमारा 400 पार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार बनेगी मोदी जी। एक बार फिर से मैं भाडेर पे आता हूँ। घनश्याम जी, एक चीज़ मुझे बड़ी अचंभित करती है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है उसके अगेंस्ट जो पार्टियां हैं, मैंने देखा है कि आप जिस समाज से आते हैं ज़्यादातर ये समझा जाता है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देता। ठीक है, इमरती देवी जी भी कई बार जो पूर्व मंत्री हैं वो ये बयान दे चुकी हैं कि मैं अगर कांग्रेस में होती तो जीत जाती। कई बार उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में होती तो जीत जाती। लेकिन आपके साथ में ऐसा नहीं रहा। आपने भारतीय जनता पार्टी में रह करके वोट हासिल किए, जीते, अपने समाज से भी भरपूर सहयोग लिया, दूसरे समाज का भी सहयोग आपको मिला। तो ये बहुमुखी प्रतिभा आपकी निकल करके आती है। आपके लिए कभी आड़े याद नहीं आता कि नहीं साहब मैं बीजेपी में हूँ तो मुझे कैसे समाज का वोट मिलेगा? नहीं, आप देखिए साहब, ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या हमारा जो विचार परिवार है उसमें कहीं इस प्रकार का भाव नहीं रहता है। वो जो हमारा है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
सबका कल्याण करने का काम, सोचने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का है। और इसलिए आप देखेंगे कि ये जो विरोधी दल के लोग हैं, कांग्रेस हो या बहुजन हो, और इन जो बिरादरियों में जो जहर घोलने वाले लोग हैं, दल हो सकते हैं, एनजीओ हो सकते हैं, संगठन हो सकते हैं, इनका काम केवल भ्रम फैलाने का है। समाज में कभी इस प्रकार का भाव ना तो अनादिकाल में रहा, ना वर्तमान में। हो सकता है कुछ लोग बीच में गड़बड़ करते होंगे। आपको कभी इसमें दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। कभी मैं क्या हूँ ना, जब 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 आप अंदाज़ा लगाओ, जब मैं कुछ नहीं था, केवल संघ का स्वयंसेवक था, तो हमारा समाज का सहयोग मिलता? हाँ, हमारे यहाँ पर जब उस समय भी बड़े बड़े लोग भोजन करने के लिए आते थे। तराणे करजी जैसे लोग या माणिकचंद वाजपेयी जैसे लोग, तो सब बात करो समाज की, समाज का सहयोग। सबका सहयोग हमेशा रहा है। अच्छा। कभी इस प्रकार का भाव नहीं रहा समाज में। कुछ लोग रहते हैं जिनको बिगाड़ने का काम करते हैं, तो इसलिए तो जो दो अप्रैल की घटना होती है, ये लोग माहौल ख़राब करते हैं। अरे साहब संविधान ख़त्म हो रहा है, अरे साहब आरक्षण ख़त्म हो रहा है। कभी क्यों होगा भाई? जब नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं, सरकार कह चुकी है, कोई आरक्षण समाप्त तो नहीं होगा, संविधान। लेकिन क्या है कि कैसे तो भी नरेंद्र मोदी जी को रोका जाए, अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बैंक इनसे दूर हो, इसलिए ये भ्रांतियाँ फैलाने का काम करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को सच्चा सम्मान देने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि बाबा साहब की जो पंचतीर्थ हैं, चाहे वो मऊ में उनका जन्म स्थान हो, दीक्षा भूमि हो, मोक्ष भूमि हो, मतलब इंग्लैंड तक पढ़ने के लिए गए तो इंग्लैंड की सरकार के साथ मिलकर के वहाँ भी स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाबा साहब से बड़ा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और कौन है? उनके भगवान को अगर सम्मान देने का काम भारत रत्न से, तो आप सोचो कांग्रेस सम्मानित नहीं किया था बाबा साहब को। वीपी सिंह की सरकार थी और भाजपा का समर्थन था उस समय केंद्र में। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत देने का काम हुआ था, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को हराने का काम किया हमेशा। तो बाबा साहब के सम्मान में काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो भाजपा ने और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और दूसरा आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास जी का इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाने का काम हुआ है। हम तो निवेदन करना चाहते हैं, ये कहते हैं कि साहब आदिवासी विरोधी हैं या अनुसूचित जनजाति विरोधी हैं, तो आज आप देखें वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। आप इससे कितना सहमत है कि जातिगत राजनीति बहुत ज़्यादा नहीं चल पाती? क्योंकि जातिगत आधार पर एक पार्टी का यहाँ पर काफ़ी बोलबाला हुआ एक टाइम पर, बहुजन समाज पार्टी का, और आज हम देखते हैं कि वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। जिनका जो लोग केवल जाति के आधार पर या एक वर्ग विशेष के आधार पर काम करेंगे, उनका यही हश्र होने वाला है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी का जो वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के हम सब लोग विकसित भारत के संकल्प को मोदी जी जो करना चाहते हैं, आने वाले समय में वो पूरा होगा। और आप देखेंगे हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु के पथ पर अग्रणी होगा। मोदी जी के 400 पार के सपने को राहुल गांधी जी की जो यात्राएं हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा रही हो, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही हो, कितना रोक पाएंगे? नहीं, देखिए, आप मोदी जी को तो कोई रोकने वाला नहीं है। और आप देखेंगे राहुल गांधी जी की जो यात्राएं होती हैं, उनको जब यात्रा करना चाहिए तो तब वो कुछ और करते हैं, और जब उनको चुनाव के मैदान में जाना चाहिए तब वो यात्राएं करते हैं। उनको उनके ऊपर ही भरोसा नहीं है। और इसलिए देखेंगे आज भारतीय जनता पार्टी तो 1 महीना पहले टिकट बांट चुकी, बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का काम प्रारंभ हो गया है। और आज कांग्रेस के लोग अगर ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भैया 70 साल आपकी सरकारें नहीं केंद्र में, आपने तब क्यों नहीं भारत जोड़ पाया? कैसी कैसी स्थितियों में भारत को काटने वाले लोग, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाले लोगों के साथ आप खड़े रहे, और आप भारत जोड़ने की बात करते? कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। देखिए, भारत तो इतना बड़ा भारत था, अपने विष्णु पुराण में कहा है ना कि उत्तरम यस समुद्रश्च हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मतलब ऊपर पहाड़ों से घिरा हुआ उत्तर भारत में, हिमालय से लेकर पूरे पहाड़ों से, और नीचे समुद्र में, दक्षिण में समुद्र से घिरा हुआ, ऐसे बीच के भूभाग को भारत कहते हैं। यहाँ रहने वाली संतति ये भारतीय है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। इतना पुराना भारत, इतना बड़ा भारत, आप सोचो जो टूटा कटा किसके कार्यकाल में कटा? नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल में, भाजपा कार्यकाल में क्या? सब कांग्रेस की सरकारें नहीं, उन्होंने जो तुष्टिकरण की नीतियाँ सही करी। आज आप देखिए जो कानून केंद्र की सरकार ला रही है, वो भारत को एकजुट करने वाले कानून उनके माध्यम से बन रहा है। और उससे कहीं ना कहीं
अब आप देखो साहब, ये जो बात कर रहे हैं 370 धारा जो समाप्त हुई है, आज आप देखेंगे कश्मीर के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा, पहले क्यों नहीं मिलता था। और कांग्रेस लोग बात करते हैं कि साहब हम अनुसूचित जाति कल्याण की बात करते हैं। राम मंदिर कितना वोट मिलेंगे उससे, राम मंदिर के मुद्दे से, क्योंकि राम मंदिर तो बन गया। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं कभी भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के नाम पर ना तो वोट मांगने का काम किया है और ना कभी वोट की राजनीति करी है। कांग्रेस तो कहती थी मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तो तारीख भी हो गई, सब कुछ ऐलान हो गया, पूजा भी हो गई। देखिए, कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस तो जो कदम उठाती है वो उसमें पछड़ जाती है। अब बताइए, आप सबको आमंत्रण दिया गया था, मंदिर समिति जो है, ट्रस्ट है, उसने आमंत्रण दिया था, जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की गठबंधन ने या सेना ने उसका तिरस्कार किया, बहिष्कार किया। अब नहीं गए, जनता अब इनका बहिष्कार कर रही है, तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब वो मंदिर का फायदा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मतलब नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे आने वाले कार्यक्रम में आप देखेंगे कि कुछ बड़े फैसले हम लोग लेने वाले हैं। धारा 370 हट गई, राम मंदिर भी बन गया, और भी बहुत बड़े बड़े फैसले हुए। अब क्या मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसका जिक्र कई बार अमित शाह भी कर चुके हैं, क्या इशारा उस तरफ है? देखिए, मैंने कहा ना कि उनका जो बयान आया है और मोदी जी जो कहते हैं वो उनकी गारंटी रहती है, और वो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं। उनका है ना कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। और जो भाषण में भी कह रहे हैं कि मेरा परिवार नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा देश मेरा परिवार है, और इस देश के लिए सोचना, इस देश को समृद्धशाली बनाना, इस देश को आगे बढ़ाना, ये उनका लक्ष्य है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे निर्णय देश हित में होंगे जो वो करने वाले हैं। देश हित में होंगे। मध्य प्रदेश सरकार नई जो बनी है, डॉक्टर मोहन सिंह जी के द्वारा चलाई जा रही है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश की सरकार भी अच्छे निर्णय ले रही है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जनमानस की अपेक्षाएं हैं उनमें खरा उतरेगी। और देखिए, हमारे यहाँ ये अनुशासन जो रहता है, मुख्यमंत्री जी जब शिवराज सिंह जी थे, तो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और वर्तमान में मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास मध्य प्रदेश में हो रहा है, जनहित के काम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस कार्यकर्ता को पार्टी जिस काम करने के लिए कहती है उसको भाजपा के कार्यकर्ता पूरा करते हैं। और आप लोग चौंक गए थे जब मोहन जी का नाम आया था, आप भी चौंके थे क्या? नहीं, आप देखिए ना, मोहन जी उस समय तीसरे नंबर पर खड़े थे, है ना। यहाँ भी हुआ, वहाँ अपन छत्तीसगढ़ का भी इसी प्रकार का हुआ, राजस्थान का भी इसी प्रकार का हुआ। देखिए, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, अन्य पार्टी में, अन्य दल में नहीं होता है। अन्य दल में तय रहता है कि लालू यादव जी हैं तो उनके बाद में कौन बनने वाला है ना। मुलायम सिंह यादव जी हैं तो उनके बाद में कौन बनने वाला है, ममता बनर्जी हैं तो उनका कौन बनेगा। अभी देखिए आप, जैसे केजरीवाल जी जेल के अंदर में हैं तो उनकी पत्नी ये परिवारवाद, सोनिया गांधी जी नहीं होंगी तो कौन चलाने वाला है। ये परिवारवाद, वंशवाद, ये केवल अन्य पार्टियों में होता है। आपने जिक्र किया केजरीवाल की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ना भ्रष्टाचार सभी पार्टियों में हो रहा है, बीजेपी में नहीं हो रहा क्या? मतलब बीजेपी के लोगों को नहीं अरेस्ट किया जा रहा, बीजेपी के ऊपर कोई ईडी जांच नहीं होती? देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार रही केंद्र में या कांग्रेस की सरकार रही, हम रोज़ देखते थे, रोज़ घोटालों की ध्यान में आता था। एक भी कोई बता दे नरेंद्र मोदी जी की 9 वर्ष की कार्यकाल में किसी एक मंत्री पर, किसी एक इसके ऊपर कोई दाग लगाने का प्रयास हुआ हो। और आप देखेंगे उस समय हमारे नेता आडवाणी जी का नाम हवाला उसमें आ गया था, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जब तक मैं इससे मैं बरी नहीं हो जाऊंगा नहीं। ये केवल चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। कानूनी रूप से तो मतलब बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री रह सकते हैं आप जेल के अंदर से, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए आज तक नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कुर्सी का मोह है, कुल मिलाकर के ये मोह कुर्सी का है, उस पर डटे हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हमने सबने पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो न्यायालय भी कह रहा है कि नहीं, जो गिरफ्तारी हुई है वो कानून के तहत हुई है। कानून के तहत हुई है। चलिए ग्वालियर पर आते हैं सर। ग्वालियर कला की नगरी है और अभी इसको वर्ल्ड म्यूजिक सिटी के रूप में भी दर्जा मिल गया है। क्योंकि आप भी एक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे तो जरूर उम्मीद करूंगा कि इस पर मैं आपसे जरूर एक प्रश्न करूं और आप इसका एक जवाब दें कि क्या आपको लगता है एक मतलब पूरे वर्ल्ड में म्यूजिक सिटी के रूप में जब दर्ज हो गया है नाम, तो कितनी बड़ी उपलब्धि। पहले तो आप इसको देखते हैं कि सिंधिया जी ने इसके लिए थोड़ा सा प्रयास भी किया।
अब जबकि एक दर्जा मिल गया है तो क्या लगता है आप क्या करेंगे, कलाकारों को संगठित करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि आप भी एक कलाकार हैं। बिल्कुल जी, हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय होना चाहिए कि संगीत सम्राट तानसेन जी के नाम से जाने जाने वाली ये नगरी ग्वालियर, इसको इतना बड़ा दर्जा जो दिया गया है, हम सब कलाकार होने के नाते हम सब लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि इसमें हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। सभी चीज़ें अपन एक तरफ सरकार की तरफ देखें तो वो जैसे स्वच्छता का वातावरण आता है, स्वच्छता में आज इंदौर प्रथम है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ के नागरिकों के अंदर भी ये भाव आया है। तो जब तक एक एक व्यक्ति के अंदर ये भाव नहीं आएगा कि हमें हमारे घर को या हमारे नगर को इस दिशा में आगे बढ़ाना है, तब तक उसमें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग देखेंगे कि आने वाले समय में ये जो हमें दर्जा संगीत के क्षेत्र में मिला है, और लोग तो कहते हैं ना कि ग्वालियर में तो बच्चा भी जब पैदा होता है तो संगीत में सुर में रोता है। तो ये परंपरा कहीं ना कहीं हमारे ग्वालियर के लोग, हमारे ग्वालियर के कलाकार उसको बना के रखेंगे, और कहीं ना कहीं जो हमें अवसर मिला है उसमें हमारा ग्वालियर अग्रणी रहेगा। मैंने देखा कई जो ऐसी संस्थाएं हैं जो कला से क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, वो आपको जरूर बुलाती हैं अपने कार्यक्रमों में। आप इतने लोकप्रिय हैं, ग्वालियर में जब भी कोई फिल्म का इवेंट हो, किसी नाटक का हो, तो आपको जरूर उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। मैं आपसे ये अपेक्षा भी करूंगा कि पूरे भारत में हर प्रदेश की एक फिल्म सिटी है। यूपी में भी अभी योगी जी ने बनाई है, नई बन रही है, सभी प्रदेशों में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में शूटिंगें बहुत हो रही हैं फिल्मों की। क्या मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि इसके लिए आप कुछ पहल कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस क्षेत्र में, इस दिशा में भी प्रयास होना चाहिए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी और कहीं ना कहीं इस दिशा में सजग हैं। हम सब लोग प्रयास करेंगे कि इस दिशा में हमें सफलता मिले, और सब प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेता हूं मैं। आपके जीवन में आपके माता पिता का महत्व कितना है? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, माता पिता के बिना तो उसका अस्तित्व रहता ही नहीं है ना। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। खेती अपन करेंगे तब उपजेगी, लेकिन हम बड़े हैं ना, हम आगे बढ़े हैं, हमारे अंदर संस्कार है वो हमारे माता पिता के हैं, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद रहता है, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना राजनीतिक जीवन, इतना लोगों के लिए समय, पत्नी और बच्चे कभी कोई शिकायत करते हैं? तो मैं अब तो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, लेकिन छोटे थे तो वो कब कितने बड़े हैं, पिताजी से समय तो मांगते। रात को जब वो सो जाते तब घर में घुसते थे, और जब वो सुबह उठते थे उससे पहले घर से निकल जाते थे। तो वो इससे पूछते थे कि पापा आए थे कि नहीं आए थे लौट कर। देखिए साहब, क्या होता है, आदमी जब कुछ बनता है तो वो जब अपने बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर कारवार से जब जाता है, तो कहते लो साहब वो तो परिवार को ले जा रहे हैं, घुमा रहे हैं। लोगों को ये भी सोचना चाहिए, उन्होंने भी तो कितना त्याग करा है यार, वो भी तो इंतजार करते थे, वो भी तो ये करते थे, तो सबका योगदान रहा है। अभी ब्रेक मिल गया है तो अब तो समय दे पा रहे हैं? नहीं, मैं तो पहले भी समय देता था, पहले भी समय देता था, अभी भी समय देता हूँ। और वास्तव में देखो, मैंने कहा ना, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सबका रोल रहता है। आपकी पत्नी जो हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए हमारी धर्मपत्नी जी पूरे मनोयोग के साथ, तन्मयता के साथ, हाथ से हाथ मिला करके, और कैसे हमारी चिंता हो, आगे बढ़ें, ये सब हमेशा ख्याल करती हैं, और ख़ास तौर पर घर संभालना। लेकिन कभी भी मैंने देखा है, मैं या मेरे परिवार के लोग केवल चुनाव में अगर जाते होंगे तो जाते होंगे क्षेत्र में, बाकी नहीं जाते हैं लोग, घर भला रहता है, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। चर्चाएं होती है राजनीति से जुड़ी करते हैं? हाँ जी, सब होता है, लेकिन ज़्यादा वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं लोग, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो आपके मित्र रहे होंगे, जब आप विधायक बन गए होंगे, राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया होगा, जब आप भोपाल से आते होंगे, उन मित्रों के बीच में घनश्याम जी, मतलब वो मित्र ही रहते थे या विधायक वाला कुछ आ गया था, ऐसा कोई दोस्त कहते थे आपसे? नहीं, ऐसा तो अवसर नहीं हुआ, ना रखा। और मैं भी यही प्रयास करता था कि इस प्रकार का भाव उनके मन में ना तो अपने कर्तृत्व से झलके, और ना उनको लगना चाहिए। और इसलिए जब भी समय, अभी भी ये हालत है, जब भी पहले भी बुलाते थे, हमेशा मैं उनके साथ में खड़ा रहता था। मित्रों के बीच जाके मित्र, बिल्कुल 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 रहना चाहिए। अच्छा, राजनीति में हमेशा कोई ना कोई आदर्श जरूर होता है। अगर मैं पूछना चाहूँ
कोई नाम, आप एक दो नाम ऐसे बताना चाहें जो आपके आदर्श हैं राजनीति में। नहीं देखिए, हमने कहा ना कि भारतीय जनता, नरेंद्र सिंह तोमर जी का तो जिक्र आपने कर ही दिया, और साथ साथ में आपने ये भी बता दिया कि सिंधिया जी का भी आपको सहयोग मिल रहा है। नहीं देखिए, मैं प्रारंभ में कहा कि हम सब लोग जो एक विचार के लिए काम करते हैं, मैं संघ का स्वयंसेवक पहले हूँ, संघ का कार्यकर्ता पहले होने के नाते जो वहाँ से संस्कार मिले हैं तो विचार के संस्कार रहते हैं, व्यक्ति के लिए नहीं रहते हैं, उसमें ध्येय के लिए रहते हैं। और ध्येय के लिए काम करेंगे तो हम लंबे समय तक चलेंगे। व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो व्यक्ति में अच्छाइयाँ भी आ सकती हैं, व्यक्ति में बुराइयाँ भी आ सकती हैं। और इसलिए संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने आप को भी संघ का गुरु नहीं बताया था, उन्होंने परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु बनाया था, क्योंकि वो भगवा ध्वज जो अनादिकाल का है उसमें कभी विकार नहीं आ सकती, बुराइयाँ नहीं आ सकती हैं। और इसलिए विचार भी जो होते हैं उनमें भी कभी बुराइयाँ नहीं आ सकती। मनुष्य में बुराई हो सकती, आज मैं अच्छा हो सकता हूँ, कल मैं बुरा हो सकता हूँ। इसलिए मनुष्य जो भी कार्यकर्ता होते हैं लोग, उनको विचार से जुड़ना चाहिए कायदे से। लोग हमको आगे बढ़ाते हैं, हमें संबल देते हैं, तो उनका हम हमेशा ऋणी रहना चाहिए। समय समय पर हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, देख के भी उनको आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी हों या हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों या जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व है, उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है। और कहीं ना कहीं इन लोगों ने हमेशा मुझे आगे बढ़ाने का। आदर्श व्यक्ति कौन है? आदर्श तो सभी हैं कुल मिला करके। अच्छा, केंद्र में पूछ लूं? नहीं, मैंने कहा ना, मैं अभी तक के नेताओं में नहीं, देखिए मैंने कहा मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, और संघ का स्वयंसेवक होने के नाते विचार जी प्रधान है हमारे। विचार। संघ की कौन सी चीज आपको प्रभावित की थी जब पहली बार संघ से जुड़े थे? संघ की चीज़ तो केवल खेलने के लिए गए थे उस समय। अच्छा। केवल खेलने के लिए। शाखा में लोग पहले खेलने जाते थे उस समय। भाई आजकल तो ये मोबाइल का ज़माना ये सब है, लेकिन पहले बच्चों को खेल अच्छा लगता, खेल मैदान में खेल ये रहता था, तो खेलने के लिए ही संघ की शाखा में बाल स्वयंसेवक जाते थे। फिर धीरे धीरे उनका जब बौद्धिक स्तर या अन्य प्रकार का जब समझ आती थी, तब फिर वो देश समाज के लिए जुड़ते थे। और लक्ष्य भी ये रहता है कि जो भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो, उसको हमेशा देश को सर्वोपरि समझना चाहिए, घर परिवार को दूसरे नंबर पर रखना चाहिए। तो देश पर कभी कोई इस प्रकार की विपदा आपत्ति या देश के विषय को लेकर के जब भी बात आए तो हम देश के साथ में खड़े रहें, यही संघ सिखाता है। और वहीं से हम सब लोग निकल करके आएँ और जो जो काम हमें बताए जाते हैं उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। राजनीति में जब कोई व्यक्ति जाता है तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें कमाई जाती हैं राजनीति में, मैंने देखा है और सब लोग बोलते भी हैं कि नेता बनने के बाद, विधायक बनने के बाद सबसे ज़्यादा व्यक्ति पैसा कमाता है। ठीक है, घनश्याम जी ने क्या कमाया है? लोगों का विश्वास, जनता का स्नेह, प्रेम, दुलार, यही कमाया है। और जो लोग इस प्रकार का भाव रखते हैं, सोचते हैं, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन क्योंकि मैं तो मैंने कहा ना, अभी भी मैं चुनाव लड़ने गया था ना 23 के चुनाव में, सब चिंता पार्टी करती है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो ऋणी हूँ, मैं ऋणी हूँ भारतीय जनता पार्टी का या अपने विचार परिवार का, कि एक छोटे से कार्यकर्ता को आगे कैसे बढ़ाते हैं, कैसे उसकी चिंता करते हैं, ये केवल हमारे यहाँ होता है। और अगर अपन उसका अपने परिवार, अपने खून का एक कतरा भी इसको लौटा के देना, तो भी अपन नहीं चुका सकते हैं, इतनी चिंता पार्टी। कभी सोचा था भास्कर या स्वदेश में काम करते हुए कि विधायक बन जाऊंगा किसी दिन, मंत्री बन जाऊंगा किसी दिन? सोचा था किसी दिन? नहीं, कभी नहीं। लेकिन हाँ, मन में भाव रहता था, लक्ष्य रहता था, और उस लक्ष्य को पूरा करने में सब लोगों का सहयोग रहा, और बने भी। एक लक्ष्य तो पूरा कर लिया कि मंत्री भी बन गए, विधायक भी बन गए। अब क्या होता ना, अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, महत्वाकांक्षाएं भी कभी खत्म नहीं होती। मंत्री विधायक बनने के बाद अब कुछ नई अपेक्षाएं भी आ गई होंगी, तो वो क्या है, कुछ बताना चाहेंगे कि आगे की प्राथमिकता क्या रहने वाली है? आने के 5 साल आपने अपने लिए क्या रोड मैप बना के रखा हुआ है? क्या करने वाले हैं? क्या बांडेर की जनता के बीच में जाकर के उनके मुद्दों को उठाते रहेंगे, कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाते रहेंगे? क्या ऐसी आपने अपने लिए रोड मैप तैयार किया है? देखिए, मैंने कहा कि अपन कार्यकर्ता हैं भाजपा के, तो जो पार्टी कहती है वो करते हैं, और जो संगठन की लाइन रहती है उस पर चलना रहता है। और जैसे कहते हैं ना कि खेती में गेहूं को पानी जब देते हैं तो बथुआ अपने आप हरा हो जाता है, तो अपन तो बथुए के समान है। पूरी पार्टी को पानी लगेगा
तो अपने को भी हरा भरा होने से कोई रोकेगा नहीं। लक्ष्य ये रहता है कि जो पार्टी के है वो करना चाहिए, और वही मैं करने का प्रयास करता हूँ। फिर बाद में कभी विधायक बन जाए, कहीं दर्जा मिल जाए, कहीं ये हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते जो पार्टी कहती है और जो कहेगी वो करने का काम करेंगे। चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, और पूरा ग्वालियर और पूरा भारत, पूरा मध्य प्रदेश और खास करके आपकी भांडेर की जनता, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हर घर में, परिवार में और हमारे आने वाली पीढ़ी में, हमारे आने वाले बच्चों के मनों में हम संस्कार देने का काम करें, क्योंकि वर्तमान समय में जो माहौल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं संस्कारों की बहुत महती आवश्यकता है। और जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो रामायण ये बहुत बड़ा एक हमारे सामने उदाहरण है। भाई का भाई के प्रति कैसे प्रेम होना चाहिए, और हनुमान जी की तरह कोई आपका अगर साथी है वो आपके आड़े समय में कैसे काम आकर के आपके सब दुखों को दूर कर सकता है, तो ऐसे भी लोग आपके साथ में रहें। हमने रामायण में देखा है कि लव कुश जैसे संस्कारवान बालक हों, राम राज्य की कल्पना साकार हो। नहीं तो अगर राम जी ये पिताजी से बोल देते कि साहब मैं क्यों जाऊं वनवास में, तो कौन को रोकता क्या। लेकिन राम ने यही दिखाया कि अगर पिताजी ने कहा है ना, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी आज हम देखेंगे अखबारों में, टीवी में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जरा जरा से ज़मीन के टुकड़े पर भाई भाई की हत्या कर देते हैं। लेकिन आप देखिए भरत जी को जब राज्याभिषेक भी होगा तो मना कर दिया, नहीं मैं नहीं करूँगा, ये राम ही इसके हैं। तो ये संस्कार, ये कहीं ना कहीं संदेश हमको रामायण के माध्यम से मिलता है। तो मैं सभी से यही अपील, निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को हम संस्कारवान बनाएं। केवल पढ़ाई में नहीं, संस्कार भी उनको मिलना चाहिए, और संस्कार हमें मिलेंगे कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाओं से जुड़ने के कारण, अच्छे लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना हो, अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे संगठनों के साथ में हम बैठें जो देश हित के, समाज हित के काम करते हैं। तो ये थे घनश्याम पिरोनिया जी। और मैं आपको बताऊं कि बार बार अपनी बातों में हनुमान जी का जिक्र करने वाले, धार प्रभा संस्कृत के श्लोक बोलने वाले, वेद, रामायण, भागवत गीता की बात करने वाले घनश्याम जी के विचारों से जितना मैं इत्तेफाक रखता हूं, शायद आप भी रखते होंगे। एक आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई और जो उपलब्धियां हासिल की, वह बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा कि उनके लिए प्रेरणा का काम करेंगी और कर भी रही हैं, जो अपने आप को सिर्फ पैसा नहीं है इस वजह से आगे जाने से रोक देते हैं। ये व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि यदि आप इनसे सीख लें, और इस इंटरव्यू में जो जो बातें उन्होंने बताई हैं कि आप यदि अपने मन में ठान लें, समर्पित होकर के कार्य किसी संस्था के साथ में मिलकर के काम करें, तो आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और शायद आप भी अपने मंजिल पर पहुंच पाएंगे। घनश्याम जी से हमने बात की पत्रकारिता को लेकर के, उन्होंने बहुत सारी हमें बातें बताई, अपने जीवन के बारे में बताई, एक कार्टूनिस्ट क्या होता है उन्होंने उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया। साथ साथ में अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किए ये भी उन्होंने बताया। मोदी जी की गारंटी कितना काम करेगी, ग्वालियर में लोकसभा प्रत्याशी जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, उस पर भी हमारी चर्चा हुई। बहुत सारी बातों को गोल गोल भी किया उन्होंने, बहुत सारी बातों को स्पष्ट भी किया उन्होंने। लेकिन एक बात जो मुझे उनकी सबसे अच्छी लगी वो ये कि इतने सहृदय व्यक्तित्व को मैंने आज तक नहीं देखा। इतने मृदुभाषी और अपनी बातों में एक आत्मीयता का भाव लिए हुए हमारे घनश्याम पिरोनिया जी हैं। और निश्चित तौर पर इन्होंने जो बात बोली कि कहीं ना कहीं राजनीति में षड्यंत्र काम कर जाते हैं कई बार, और शायद इस बार भांडेर में यही इनके साथ हुआ। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार एक बार फिर से वो आप लोगों के बीच में विधायक बन करके आएंगे और फिर से आप लोगों की सेवा करेंगे। आज के इंटरव्यू में बस इतना ही। चाय पर चर्चा में फिर हम भाग लेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।